हमारे सारे महापुरुषों को अभिवादन करके आज 9 अगस्त विश्व स्तर पर दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मूल निवासी लोग हैं, अबॉरिजिनल लोग हैं, उनके सम्मान में यूनाइटेड नेशंस द्वारा जब आज एक इंटरनेशनल इंडिजिनियस डे मनाया जाता है, उस दिन के मौके पर आप सभी को शुभेच्छा अर्पित करते हुए मैं अपने कुछ चंद विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे साथी आदरणीय जनार्दन मून, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथि, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई अब्दुल गफूर पाशा जी और आप सभी साथियों, मैंने जब इस प्रोग्राम के बारे में कुछ लोगों से कहा कि मैं इस प्रोग्राम को जा रहा हूँ, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि सांप के पूंछ पर पैर देने के लिए क्यों जाते हो। अब एक की रिएक्शन ये थी, दूसरों की रिएक्शन ये थी कि क्या आप ऐसे प्रोग्राम द्वारा नागपुर में जाकर उनको इंस्टिगेट करने का मकसद रखते हो। तो ये एक सेकंड रिएक्शन थी। थर्ड रिएक्शन ये थी कि भाई अपना काम करिए ना, इनके पीछे क्यों लगते हो। तो ये 3 रिएक्शन इस प्रोग्राम को लेकर मेरे सामने आई। अब ये 3 रिएक्शन में जो तीसरी रिएक्शन है उसको मैं सही मानकर इस कार्यक्रम में आया हूँ, मतलब अपना काम करने के लिए पहुँचा हूँ। लेकिन और भी एक चर्चा चली। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि माने सर आप किसके प्रोग्राम में जा रहे हो। तो मैंने कहा ये आरएसएस का प्रोग्राम है। तो बोले जब हिस्ट्री लिखी जाएगी 50 साल के बाद तो आपका भी नाम गलत लोगों में आ सकता है। 100 साल के बाद अगर कोई इतिहास लिखेगा तो 2 तरफ से इतिहास लिखे जाएंगे। एक उनकी तरफ से इतिहास लिखा जाएगा कि ये भी लोग हमारे प्रोग्राम में आए थे। इसमें काकड़े भी जाएंगे, आप भी जाओगे, मून भी जाएंगे, मेरा भी इस्तेमाल होगा। और आजकल की ये वीडियो वाले के ज़माने में फ़ोटोशॉप बहुत आसान है। इनके जगह कोई काली टोपी वाला बिठाया जाएगा, इनके जगह पे कोई और दूसरी टोपी वाला आएगा और हिस्ट्री को इस तरह से पेश किया जाएगा कि ये हमारा ही था प्रोग्राम और उसमें ये लोग आए थे। इसलिए वीडियो वालों कृपा करके आपकी रिकॉर्डिंग संभाल के रखिए। और अच्छी बात है कि कम से कम आज लाखों लोग ये 3-4 जो आप टेलीकास्ट कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, तो उसमें हमारे साथियों ने बताया कि लगभग 3.5 लाख लोग ये 4 जो हमारे लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, वेब टेलीकास्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर है
तो कम से कम वो तो हमारे आज के प्रोग्राम के साक्षीदार है। उम्मीद करते हैं कि उनको कभी भविष्य में एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा। शुरुआत यहां से होती है कि इन्होंने जो टाइटल दिया है वो संविधानिक आरएसएस। इसका मतलब कोई तो असंवैधानिक है। ये अगर संवैधानिक होने का क्लेम करते हैं तो कोई ना कोई असंवैधानिक है, इस बात को उजागर करते हैं। और मुझे लगता है उनका पर्पस भी इस कार्यक्रम का यही कहना है कि इस देश में कई ताकतें हैं जो असंवैधानिक है, और उसमें से ये नाम की भी एक ताकत है जो बिल्कुल असंवैधानिक है। और इसीलिए उन्होंने जानबूझ के अपने टाइटल में संविधानिक आरएसएस इस तरह का शब्द प्रयोग किया है। अब इसके साथ नेशनल इंटीग्रेशन को जोड़ दिया है। अब नेशनल इंटीग्रेशन का जोड़ने का प्रोग्राम से भी स्पष्ट रूप है कि उस आरएसएस के ऊपर आरोप लगता है या इंगित किया जाता है कि यू डोंट स्टैंड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। आप राष्ट्रीय एकात्मता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकात्मता तोड़ने का, उसके ऊपर काम करते हो, ये आरोप लग जाता है। तो ये टाइटल से दो बातें जब साफ होती है तो इसी संबंध में मैं कुछ गिनी चुनी बातें आपके सोच विचार के लिए रखूंगा। एक, इस देश में असंवैधानिक आरएसएस पैदा क्यों हुई, किस लिए हुई, और उसकी वर्तमान हालत क्या है। हिस्ट्री युवा पीढ़ी को बहुत से आज के एज इन द फैक्ट्स, जैसे कि वैसे उतनी पता नहीं है। सोशल मीडिया में हम बहुत बिजी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने का समय नहीं होता है, इसलिए जानते भी नहीं। लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लो कि 1925 के दौरान जो देश में हालात थे, अब देश शब्द प्रयोग में अभी 1925 के संदर्भ में करूंगा तो कौन सा देश, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उस वक्त देश नाम की कोई कंसेप्ट नहीं थी, जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी, या कोई रूल्स रेगुलेशन गाइड करने वाला कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था। लेकिन 1925 में हालात क्या थे? हालात ये थे कि कई राजा महाराजाओं के अपने अपने छोटे बड़े राज्य के साथ साथ जो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई थी, उस पॉलिटिकल मूवमेंट में दो फोर्सेस, तीन फोर्सेस नजर आ रहे थे। वो सिर्फ जेनेसिस के लेवल पे थे, इतने बड़े भी नहीं हुए थे। एक था अस्पृश्य समाज के द्वारा चलाया गया असर्टिव मूवमेंट, जो अपने राइट, अधिकार की खोज में लगा था। असर्शन तो बहुत बात की बात है, लेकिन खोज में लगा था। दूसरी तरफ इस देश में एक आज़ादी का आंदोलन, जो भी स्टेटस को इस पॉलिटिकल पार्टियां थी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, उसकी भी जड़ें मजबूत करने के लिए लगी थी। मैं फिर भी कह रहा हूं कि वो उतना भी मजबूत नहीं हुआ था, और धीरे धीरे अंग्रेजों का शासनकाल भी उतना मजबूत नहीं था 1925 के दौरान जितना बाद में हुआ। ये तीन बातें जब हम ध्यान में रखते हैं, तब 1925 में बनी आरएसएस की जरूरत थी क्या, ये पहला बुनियादी सवाल है। और ये बुनियादी सवाल का जवाब आप जब ढूंढते हो तो आपको
थोड़ी सी पॉलिटिकल डेवलपमेंटल प्रोसेस जो आज़ादी के पूर्व कालखंड में और अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई उसको समझना पड़ेगा। मैं फिर इसको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको, लेकिन 1909, 1919 इस दौरान जो अंग्रेज़ों ने 2 कानून पास किए थे जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। अब आपको इसमें एक बात बहुत जल्द समझनी चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 का कानून, इस कानून ने इंडियन लोगों का गवर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने के लिए रिजर्वेशन की शुरुआत की थी 1909। 1909 के कानून के तहत इस देश में मुस्लिमों को पॉलिटिकल आरक्षण मिला था। ये बहुत से कम लोग जानते हैं। सिर्फ मुस्लिमों को मिला था ऐसा नहीं, लैंडलॉर्ड क्लास था उसको मिला था, इनकम टैक्स बड़े भरने वाले लोग हैं उनको था, इवन मराठा कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस वक्त था। इसलिए 1916 के दरमियान राजर्षि शाहू महाराज ने विट्ठल रामजी शिंदे को मराठा के लिए आरक्षित सीट के ऊपर चुनाव लड़ने को कहा था। इसके सबूत है, डॉक्यूमेंट है। तो मराठा के लिए भी पॉलिटिकल आरक्षण था, मुस्लिमों के लिए भी था। ये 1909 से शुरुआत हुई और बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना 1937 तक हमेशा ये मुस्लिम आरक्षित सीट पर चुनाव लड़े। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। बाबा साहब ने इसके बारे में डिटेल अपने राइटिंग में लिखा है कि जब मुस्लिमों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला तो मैं जब 1930-31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांग रहा था तो मेरी गलती क्या है? उनको मिलता है तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? एग्लो इंडियन को मिला, लैंडलॉर्ड्स को मिला, इनकम टैक्स वालों को मिला, कोई शिक्षा के आधार पर मिला, मराठा को जाति के नाम पे मिला, मुस्लिम को उनके नाम पे मिला, तो अस्पृश्य अछूतों को क्यों नहीं? ये बाबा साहब की आर्ग्यूमेंट थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1909 के एक्ट के कारण मुस्लिमों का पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन होना, उनको अलग चुनाव क्षेत्र मिलना, ये बात से कुछ बहुत लोग दुखी थे। अब कौन दुखी थे ये आप समझ जाओ। दूसरी बात, 1919 के कानून में 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन गवर्निंग प्रोसेस में करने की शुरुआत हुई। अब 1919 में कांग्रेस की लीडरशिप बाल गंगाधर तिलक इनके हाथ में थी। 1919 में बाल गंगाधर तिलक है, गांधी उतने लीडर करके पैदा नहीं हुए थे, जबकि गांधी ने इंडिया में वो साउथ अफ्रीका से 1915 में आए। 1915 में आए। 1915 में आने के बाद गांधी जी ने जो लीडरशिप ली वो पहली थी होम रूल लीग की, जिस होम रूल लीग में बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, के.एम. मुंशी भी थी, आनी बेजेंट भी थे, ये बड़े बड़े लोग थे। 15 में गांधी जी आते, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप तिलक के हाथ में थी। और बाल गंगाधर तिलक, इनका रवैया और उनकी आइडियोलॉजी किस प्रकार से थी? उनकी आइडियोलॉजी इस प्रकार की थी कि ब्राह्मणवाद का इस देश में फिर से बोलबाला होना चाहिए। इसके लिए उनके लोगों ने इवन राजर्षि शाहू महाराज के ऊपर पूना में क्रिमिनल केस करने की कोशिश की थी, जबकि शाहू राजा एक राजा थे। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणवाद के पक्के समर्थक थे, सीधे सीधे समर्थक थे, हिमायती थे।
पेशवा रूल उनके लिए आदर्श था। कई सबूत है उसके बारे में, तफसील के बारे में मैं अपना समय नहीं बिताना चाहता। जब तक बाल गंगाधर थे तो उसी पीरियड में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार भी कांग्रेस पार्टी में थे। हेडगेवार भी कांग्रेस पार्टी में थे। कहा जाता है कि उन्होंने भी कुछ भूमिगत लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर कुछ काम किया था, इस तरह की उनकी छवि रखी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो जरूर थे। जब तक कांग्रेस पार्टी बाल गंगाधर तिलक के हाथ में थी, हेडगेवार जैसे लोगों को लगता था कि हमारा सपना इसके माध्यम से पूरा हो सकता है। 1920 में तिलक चले गए। 1920 के जब तिलक चले गए और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप मोहनदास करमचंद गांधी इनके हाथ में आ गई, तो पहली बार इनका विश्वास टूटा। इनको लगा कि तिलक अब रह रहे और गांधी की जो लीडरशिप है वो कोई हमारी पूरी आकांक्षा अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, इसलिए अब हमें कोई अपना अलग रास्ता ढूंढना चाहिए। वो दूसरा कारण था। तीसरा कारण, हिंदू महासभा, जिसको लेकर सावरकर काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। तिलक राजनीतिक व्यक्ति को छोड़कर उन लोगों को लग रहा था कि हमारी छवि इस आदमी में है, कम से कम सोशो आइडियोलॉजिकली रूप से, और इसीलिए उनको वो शुरू में समर्थन देते रहे, क्योंकि उनकी 1923 की हिंदुत्व नाम की पहली किताब है, 1923 की है वो, 1923 की किताब है। उन्होंने हिंदुत्व नाम के किताब में लिखा कि ये भूमि, ये हिंदुत्व की भूमि है। नंबर 2, हिंदुत्व की भूमि होने के नाते हिंदू लोगों का इस पर अधिकार है, और हिंदू छोड़कर जो भी होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे। ये 1930 में उन्होंने बीज बोया, 23 में। तो उनको लगा था कि ये आदमी भी दिखता है, लेकिन हिंदू महासभा के फंक्शनिंग को लेकर बाद में वाद विवाद पैदा हुआ। उस वाद विवाद के कारण बाद में जो एमएस गोलवलकर, इन्होंने जो सावरकर के ऊपर जो टीका की, ये कांग्रेस वाले बहुत कमजोर है, ये कंस्ट्रक्टिव रूप से आज के बीजेपी आरएसएस का विरोध करने में नालायक साबित हुए हैं या हो रहे, इसलिए उनको अपना पक्ष रखना ही नहीं आता, रखना ही नहीं आता, या आता होगा तो हिम्मत नहीं करते, या हिम्मत है तो जानबूझकर नहीं करते, कोई ना कोई कारण है। फिर भी हमारे नागपुर के बहुत से लोग कांग्रेस के लव मोहब्बत करने वाले बहुत है, दलित मुस्लिम, उनको लगता है ये अपने अब्बा जान की पार्टी है। वह है जो सच्चाई है, सच्चाई। एमएस गोलवलकर ने सावरकर के बारे में बाद में जो लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि ये आइडियोलॉजिकली तो हिंदू लगता है लेकिन कल्चरली मुस्लिम है, सावरकर के बारे में। क्योंकि मुस्लिम को भी थोड़ा बहुत एकोमोडेट करने की कोशिश सावरकर करते थे, और अपने रैशनलिस्ट थॉट्स को लेकर, चाहे गाय का मामला हो या किसी समाज का मामला हो, सावरकर थोड़े सटीक नजर आते थे, तो इसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ। अब ये 3 मुद्दे जो मैंने अपने सामने अधोरेखित किए, एक तो कांग्रेस लीडरशिप ब्राह्मण के हाथ से निकलकर बनिया के हाथ में जाना, प्रजातंत्र के रूप में 1909 to 1919 ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस चली, इसमें प्रजातंत्र की बीजें बोने का काम शुरू हुआ था, जिससे हम नाराज थे। तीसरी बात,
जो हिंदू महासभा के माध्यम से या सावरकर के माध्यम से थोड़ा बहुत जो काम नजर आ रहा था, वो हमें अपने अपेक्षा के रूप 100% सही नहीं लगता था, और इसलिए हमने अपना अलग रास्ता बनाया जो 1925 का है, जो 1925 का है। अब 1925 से लेकर 64-65 तक इसकी कोई ज्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसके बीच में 2-3 बातें तो जरूर हैं। उसमें एक रेफरेंस आपको बताना ही चाहिए। आज 9 अगस्त है, छोड़ो भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो छोड़ो भारत के समय में वो लोग कहाँ थे, इसकी चर्चा आप लोगों ने सुनी है, देखी है। ये लोग अलग मामले में व्यस्त थे। कौन सा मामले में व्यस्त था? उनका यह कहना था कि अभी अंग्रेजों से लड़ने का समय नहीं आया। जिस तरह कम्युनिस्ट शुरू शुरू में मानते थे कि अब देश में क्रांति करने का समय नहीं आया, इसलिए कम्युनिस्टों ने भी आखिरी बार यह रिजोल्यूशन पास किया कि इस देश में क्रांति नहीं हो सकती, इसलिए हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी सीपीआई के पॉलिट ब्यूरो को फैसला करना पड़ा। उन्होंने भी अपना रास्ता बदला। जिस तरह कम्युनिस्टों ने रास्ता बदला या मानते थे कि अभी देयर इज नो टाइम राइप फॉर द रिवॉल्यूशन, उसी तरह ये भी कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ जाकर आंदोलन करने का समय नहीं आया। तो फिर समय नहीं आया तो अपनी शक्ति कहाँ लगा दे? तो उन्होंने कहा, तय किया कि अपनी शक्ति अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में लगा दे। लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट अस कंसोलिडेटेड आवर बेस, आवर एनर्जी। क्योंकि उसका मूल मंत्र जो है संघ विचारधारा में कि अपने जाति और अपने समाज को इकट्ठा करो, उनका संगठन करो। जाति और समाज, ये दो कंसेप्ट बहुत बड़ी है। इन्होंने कहा कि अपनी जाति और अपना समाज, इसका ही संगठन करने में शक्ति लगाओ। इसलिए 1925 से लेकर 1947 तक इनकी शक्ति इधर ही लगी। इसलिए आज़ादी के आंदोलन में इनका कोई रोल है ही नहीं। इन्होंने अपने मजबूती के ऊपर पूरी ताकत लगाई। अब उसमें देख लेना, एक किस्सा है गांधी के मर्डर का। गांधी जी के मर्डर के ऊपर खास करके बड़ी तीखी प्रतिक्रिया कहीं आई थी महाराष्ट्र में। नागपुर में आई थी क्या बताओ? नागपुर में उतनी नहीं आई जितनी वेस्टर्न महाराष्ट्र में आई। उसकी कड़ी प्रतिक्रिया वेस्टर्न महाराष्ट्र में आई थी। उनको सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। कई मर्डर हुए थे जो अन्य प्रांत में नहीं, नागपुर तो तब मध्य प्रांत का हिस्सा था, या इवन सेंट्रल प्रोविंस के जो अलग हिस्से थे उसमें नहीं आए, लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे आई थी। तब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे और हेडगेवार उनको जाकर मिले थे। ये रेफरेंस आपके रीडिंग में भी आया होगा। और हेडगेवार ने बाबा साहब से मिलके ये गुजारिश की थी, बाबा साहब हमें बचा लो, हमें मदद करिए। ये मराठा लोग जिन्होंने आपके ऊपर सालों से आपके ऊपर जुल्म जाती की है, वो आज हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए मराठों के खिलाफ आप और हम लोगों ने मिलके कदम उठाने चाहिए। किसने कहा? हेडगेवार जी ने कहा। किसको कहा? बाबा साहब अंबेडकर को कहा। रेफरेंस के तौर पर बाबा साहब के साथ रहे दिल्ली के सोहनलाल शास्त्री की किताब है, बाबा साहब के करीब में 25 साल, उसमें यह रेफरेंस आपको मिल जाएगा। बाबा साहब ने जवाब दिया कि हेडगेवार,
आज अभी आप ये कह रहे हो कि आपने और हमने मिलकर मराठों के खिलाफ जंग करनी चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, तो आपके बाप दादा इस देश में सदियों से क्या कर रहे हैं? आपके बाप दादाओं ने इस देश में हमारे साथ कौन सा सलूक किया है? और अगर आपके बाप दादाओं ने हमारे साथ जो बिल्कुल बर्बर और अमानवीय रूप का व्यवहार किया है, तब आप कहां थे? तब आपको हमारी याद क्यों नहीं आई? ये बाबा साहब का जवाब सुनकर हेडगेवार निराश होकर और चुप होकर वहां से लौटे थे। दिल्ली में मिले थे और वहां से वो निराश होकर निकले थे। लेकिन 1950 के बाद 1965 तक जिस संघ परिवार की बात आज देश में होती है, उन्होंने कोई अपना आइडियोलॉजिकल ढांचा पक्का नहीं किया था, स्कैटर्ड रूप में था। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व यह भूमिका थी, लेकिन उसका एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो बनाना होता है वो कोई बनाया नहीं था। ये बनाने में बड़ा योगदान दिया वो MS गोलवलकर, दूसरे सरसंघ संचालक, सेकंड। और इनकी जो राइटिंग है, विचारधन, खास करके बंच ऑफ थॉट्स, इन्होंने पूरा आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन संघ परिवार को दिया, जिसको आज आप लोग या हम लोग असंवैधानिक संघ परिवार कहते हैं। क्या आइडियोलॉजिकल ढांचा दिया? ढांचा यह दिया कि ये संगठन चातुर्वर्ण व्यवस्था के ऊपर 100% विश्वास करता है। अब ये मूल सिद्धांत है। कई लोग संघ परिवार के ऊपर क्रिटिसिज्म तो करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली डीप रूटेड अटैक जो करना चाहिए, वो अटैक करने में हिचकिचाते हैं या उतनी डेप्थ नहीं रख पाते, कारण कुछ भी हो। जैसे हम क्रिकेट के भाषा में कहते हैं ना, बॉलर ने हमेशा लाइन और लेंथ बरकरार रखनी चाहिए, तब विकेट पड़ती है। आज के भी सोशो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाइन और लेंथ छोड़कर अटैक करने वाले बहुत हैं, और स्पॉन्टेजियस अटैक करना और वेल ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्टिव अटैक करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वेल ऑर्गेनाइज और कंस्ट्रक्टिव अटैक करने वाले लोगों की शक्ति बहुत कम है, उसमें लोगों की रुचि भी कम है, और इसलिए फर्स्ट अटैक शुड बी ऑन देयर कोर कंसेप्ट। क्या है उनकी कोर कंसेप्ट? चातुर्वर्ण व्यवस्था ये नेचुरल है, ये उनका कोर कंसेप्ट है। नेचुरली सारे सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, उनका काम ये समाज को बनाने वाला नहीं, बिगाड़ने वाला है। इसके ऊपर वो विश्वास रखते हैं। इसलिए फुले शाहू अंबेडकर या इवन अपने मुस्लिम समाज में मुस्लिम एजुकेटेड अंग्रेजी शिक्षा का फैलाव करने वाले अलीगढ़ विश्वविद्यालय के फाउंडर, कोई जगह नहीं इनकी। समाज सुधारक समाज को बिगाड़ देता है, और चातुर्वर्ण के खिलाफ जो भी समाज सुधारक काम करता है वो ये समाज का हितरक्षक नहीं बल्कि विध्वंसक है। ये उनकी आइडियोलॉजी में आता है। तीसरी बात, किसी भी संविधान को नहीं मानना। ये जड़ आज की नहीं है, ये जड़ बहुत पुरानी है। संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानना, संविधान के ऊपर विश्वास ही नहीं करना। इसलिए गोलवलकर ने भी जो भारतीय संविधान के ऊपर जो क्रिटिसिज्म की है कि इस संविधान से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस संविधान के ऊपर
बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा हमले कहां से आए? दो कॉर्नर से आए। एक मनुवादी विचारधारा के तरफ के लोग और दूसरे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, इनकी तरफ से हमले हुए। मनुवादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि ये तो वेस्टर्न सोसाइटी के लिए बना हुआ संविधान है और हम तो एंशियंट सोसाइटी वाले लोग हैं, प्राचीन समाज का गवर्नेंस इससे नहीं होगा, ये तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करता है, इसलिए यह संविधान ना ज्यादा चलेगा ना हमारे काम में आएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यह संविधान सबको वोट का अधिकार देता है और हम तो वोट करने वाले में भी विश्वास नहीं रखते, वोट करना चाहिए इसके ऊपर भी हम विश्वास नहीं करते। अब वोट नहीं करना इसका मतलब प्रजातंत्र को नकार देना, हम प्रजातंत्र को ही नहीं मानते। तो तीन एंगल देखिए, एक चातुर्वर्ण को जैसा कि वैसा रहना चाहिए, दूसरा कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तीसरा कि प्रजातंत्र की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, चौथा सभी को वोट ये भी अधिकार नहीं होना चाहिए, और पांचवा संविधान ही नहीं होना चाहिए। 5 कोर वैल्यू आ गई सामने। अब इसलिए मुझे लगता है कि ये पाशा जी और मूल ने थोड़ा दिमाग को तकलीफ देकर, भाई ये 5 मूल्य नकारने वाले वो लोग और 5 मूल्य स्वीकारने वाले हम लोग, तो सही कौन और गलत कौन इसका कोई फैसला करने की विचारधारा थोड़ी बहुत लोगों के पास जाए, इसलिए बड़ी जद्दोजहद करके इस टाइटल को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने में सफलता हासिल की और आज 5 साल के बाद ये उसका फाउंडेशन डे मना रहे। मैंने जो 5 बिंदु अधोरेखित किए उससे बहुत एविडेंस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत है, सपोर्टिंग मटेरियल बहुत है, लेकिन उसके डिटेल में मैं आज अपने कम समय के ये वक्तव्य के दौरान मैं नहीं जाना चाहता। लंबे चौड़े बातें केडर कैंप के समय होती है जिसको कम से कम 1 दिन का तो समय लगता है और इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन 1965 के बाद जो देवव्रत जी का पीरियड आ गया, थर्ड सरल संघ संचालक, उनके पीरियड में संघ थोड़ा बदला और फ्लेक्सिबल हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण पॉलिटिकल कनेक्शंस इस्टेब्लिश होने लगे। इसका ही कारण है कि कांग्रेस के साथ रिलेशन जुड़े और कांग्रेस में भी आरएसएस के कारण यह विवाद हुआ था कि डबल मेंबरशिप के कारण क्या आरएसएस में रहने वाले लोग कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस के मेंबरशिप रहने वाले लोग आरएसएस में रहेंगे। इसके ऊपर वाद विवाद ये कांग्रेस पार्टी के पहले, बाद में जनता पार्टी में, क्योंकि जनता पार्टी 77 का मॉडल है, ये बाद में हुए, लेकिन शुरू में कांग्रेस पार्टी में हुए। अब जैसे वसंत साठी जी को आप जानते हैं, इधर वसंत साठी जी भले कांग्रेस में थे लेकिन संघ से दूर थे, ऐसा कोई हिम्मत करके कहेगा? कितने लोग आपके पूना के गाडगिल कांग्रेस पार्टी के नेता थे लेकिन संघ से दूर थे, ये पूना के कांग्रेस वाले नहीं कह सकते, क्योंकि इनका लगभग इंटीग्रेटेड प्लान था। पॉलिटिकली कांग्रेस ही उनकी माउथपीस मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि तब तक ये लोग समझते थे कि हमारे विचार के अनुरूप राजनीति करने के लिए अभी हमारे पास सशक्त संगठन नहीं है। जब तक अपनी ताकत नहीं तब तक दूसरे का ताकत का इस्तेमाल करे, और इसीलिए 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को पावर में लाने के, वापस पावर में लाने में आरएसएस का बड़ा भारा योगदान था। उसके कारण ही 80 के बाद रामायण महाभारत ये टीवी सीरियल कांग्रेस पार्टी के जमाने में शुरू हो गई। ये हम लोगों ने नहीं भूलना चाहिए, जिसने बाद में अयोध्या के आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान।
अब इस हालत में मैं सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट या आपके सामने रखने के बजाय बुनियादी सवाल दो चार हैं। बुनियादी सवाल यह है कि वो आरएसएस नहीं मानती थी संविधान, लेकिन आजकल तो सभी लोग पब्लिकली कह रहे कि हम जितना संविधान को मानते उतना कोई नहीं मानता, हम जितनी हिमायत करते उतना कोई नहीं करता। हर कोई कहता है। ये जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो एडमायरेबल है। इतने फ्लेक्सिबल है, इसलिए आप जो कह रहे थे ना 3.5 फ्लेक्सिबल है, बाकी बचे हुए 97 इनफ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, रिजिड है। मैं आपके पास क्यों आऊं, मैं आपसे ऊंचा हूं। आदिवासी में भी कितने लेयर है, गौण प्रधान में क्या लेयर है, एससी में कितने लेयर है, मराठा में, ओबीसी में कितने लेयर है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम अपनी जगह पे अडेल है। वाई शुड आई, क्यों आऊं मैं आपके पास, मेरा स्टेटस ये है ऊपर नीचे वाला। उनके यहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी, पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी और प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी। प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उन्होंने किसके साथ भी एडजस्टमेंट किया, 77 में जनता पार्टी के साथ किया, जबकि जयप्रकाश नारायण जी ने बाद में सवाल उठाया था। लेकिन सवाल जयप्रकाश नारायण जी ने बाद में उठाया, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के कारण ही संघ परिवार को देश के सत्ता के ऊपर बैठने का पहला मौका प्राप्त हुआ। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे को अच्छा, सही को सही, गलत को गलत, और कभी कभी बाप को बाप और कभी कभी सांप को सांप कहने की आदत होनी चाहिए। और ये आदत रहने वाले लोग बहुत कम हैं। ये आदत रहने वाले लोग बहुत कम हैं, इनमें वो हिम्मत नहीं है। और इसीलिए एक तरफ 77 में जो पावर स्ट्रक्चर का बदलाव हुआ, उसमें जयप्रकाश जी का बहुत बड़ा रोल है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन संघ परिवार को पावर स्ट्रक्चर में पहली बार बिठाने का काम भी जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, और वहां से उनका एक अलग पॉलिटिकल रूप देखने को मिला। इस बात को भी समझना चाहिए, यह सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इस बात को लेकर मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो एक संघ है। अब वो संघ कितना बड़ा है, आज उसकी शाखाएं कितनी है, शिशु वर्ग से लेकर विवेकानंद इंटरनेशनल। विवेकानंद इंटरनेशनल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आप हाथ ऊपर करिए, सचमुच ईमानदारी के साथ। विवेकानंद इंटरनेशनल, इसके बारे में कितने लोगों ने सुना है? 2014 में यह संगठन बना, संघ परिवार का हिस्सा। अजीत डोवल ये रॉ से रिटायर हुए और इस संगठन के इंचार्ज बने। इस विवेकानंद इंटरनेशनल के ऑफिस बेरर कौन है? जो सीबीआई से रिटायर होता है, जो आईबी से रिटायर होता है, जो ईडी से रिटायर होता है, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ये बड़े लेवल के जो लोग रिटायर होते हैं वो विवेकानंद इंटरनेशनल है। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर कोई एडवाइजर बॉडी है तो वो ये विवेकानंद इंटरनेशनल है, जिसके प्रमुख डोवल है, अजीत डोवल है। और अजीत डोवल ये पंत प्रधान के सुरक्षा सलाहकार है। अब पहले पंत प्रधान के सुरक्षा सलाहकार आईएएस अधिकारी जो सर्विस में है वो होता था, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ये पहली बार है जो आदमी सर्विस में नहीं है, रिटायर्ड है, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर का चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है। इसको कहते हैं संविधान की तोड़ मरोड़ करना। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि संविधान का खात्मा किस तरह से हो रहा है।
संविधान अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जोर देता है और पिछले 10 साल में नॉन अकाउंटेबिलिटी वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। पहले कभी भी मिनिस्टर का पीएस ये प्राइवेट आदमी नहीं होता था, वो बाबू ही होता था। अब लगभग सारे मिनिस्टरों के पीएस ये बाबू लोग हैं, हाँ ये नॉन बाबू लोग हैं, ये प्राइवेट लोग हैं। वो चलाते हैं प्रशासन, वो चलाते हैं मंत्री को। इस तरह की गैर संवैधानिक व्यवस्था इस देश में लागू हुई है। इसीलिए वो असंवैधानिक विचारता के ऊपर जोर देने वाले लोगों के ऊपर सोच विचार होना चाहिए। घर घर तिरंगा अभियान बड़े जोर से चल रहा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। राष्ट्रध्वज है, लेकिन देश के नेशनल सिंबल के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है? खिलवाड़ हो रही है। एक तो पार्लियामेंट की नई इमारत सेंट्रल विस्टा, इमारत होनी चाहिए, कोई विवाद नहीं करेगा, लेकिन मकसद क्या है? क्या वर्तमान इमारत गिरने लायक बनी है? क्या वो कोलैप्स होने वाली है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो इमारत के साथ एक इतिहास है, उसको दफन करना है। उस इमारत के साथ संविधान सभा का इतिहास है, हिस्ट्री है, डिमोलिश करनी है। उस सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में जहां संविधान सभा बैठी और जिन्होंने 2 साल 11 महीने 17 दिन बाबा साहब के लीडरशिप में संविधान बनाया, डिमोलिश करना है। जिस जगह पर संविधान सभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति बैठते थे वहां सांची के लायन और वो सारनाथ अशोक का चित्र था, अब वो नए बिल्डिंग में थोड़ा आएगा। डिमोलिश करना है। और डिमोलिश करने का उदाहरण आपने अभी अभी नए बिल्डिंग के ऊपर जो पिलर बनाया, उस पिलर के ऊपर जो 3 लायन बिठाए, एक्चुअली वो 4 है, एक बैक साइड में होता है, वो दिखता नहीं कभी, 4 होते हैं। 4 लायन दिखाए, उसमें जो बदलाव किया तो उसके ऊपर कई सवाल उठ गए कि ओरिजिनल अशोक का पिलर के ऊपर वाले जो लायन, उनका जो सिंबल है वो शांत मुद्रा वाली, शालीनता मुद्रा वाली, इसके बजाय जो वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो अशोका पिलर के ऊपर जो 4 लायन बिठाए, वो आक्रामक और हिंसक मुद्रा में। ये जो बदलाव किया जा रहा है, डिमोलिश द हिस्ट्री, और इस डिमोलिशन के प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं का भी डिमोलिशन है। 4 दिन पहले किसी एक पॉलिटिकल नेता ने कहा कि आज देश में ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें आरएसएस का कंट्रोल नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। अब इसमें सभी आ गए, सरकारें आ गई, जुडिशरी आ गई, बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन आ गया, कैग आ गया, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सभी आ गए। कौन सी संस्था है वो जो आरएसएस से मुक्त है? तो पाशा जी वो एक है जिसका सभी तरह कब्जा है, और आपने 5 साल पहले शुरुआत की है, तो आपको कब्जा लेने के लिए कितने साल लगेंगे? अब उन्होंने झूठ बोल के लिया है, आप सच बोल के ले लो, आपको किसने मना किया है? समय लगेगा, लेकिन कब्जा करना, यह सोच भी रखना कोई गलत काम नहीं है। कहते हैं ना, रिबेलियन की शुरुआत किसी भी चीज को ना कहने से होती है। आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस, मैं इस बात को ना पसंद करता हूं ना एक्सेप्ट करता हूं, ये रिबेलियन की शुरुआत होती है। दैट्स द बिगिनिंग। कम से कम ये बिगिनिंग आप लोगों के दिमाग में ही अच्छी बात है। अब उसको वास्तविक रूप में कैसा लाए, इसीलिए मैंने कहा उनका रूप
शिशु वर्ग से लेकर विवेकानंद इंटरनेशनल तक है, लगभग 94-95। इसके अलावा एक इंडिया रिलीफ फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाइए गूगल में, इंडिया रिलीफ फाउंडेशन। और ये इंडिया रिलीफ फाउंडेशन काम करती है कहां से? अमेरिका से। ये काम क्या करती है? ये यहां के संघ परिवार वालों को साधन पैसा दुनिया से इकट्ठा करके देती है। इंडिया रिलीफ फाउंडेशन आपको मिलेगा गूगल पे। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हिंदू परिषद के लोग चलाते हैं, अमेरिका में चलाते हैं, उनका ग्लोबलाइजेशन है, मार्केट है उनका, वहां से चलाते हैं। और वहां से जो ज्यादा पैसा आता है ना, वो कहा जाता है आदिवासी इलाके में। तुकाराम जी, आदिवासी स्कूलों को यह पैसा बड़े पैमाने पे जाता है। महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, केंद्र सरकार, उसका जो एनुअल बजट है वो सबसे ज्यादा बजट कहा जाता है तो आरएसएस द्वारा कंट्रोल किए, रन किए गए, चलाए गए जो एनजीओज है उनको जाता है। और वो पैसा एनजीओज के माध्यम से बड़े पैमाने पे आदिवासी इलाकों में जाता है। आश्रमशालाएं, अब उनका नामांतर है, आदिवासी थोड़े कहते हैं, वो तो वनवासी आश्रम कहते हैं। वनवासी, नाम ही वनवासी है। अब इसके लिए वो थियोरेटिकल डिस्कोर्स देते हैं कि ये प्रभु रामचंद्र के साथ वनवास में गए, प्रभु रामचंद्र वापस आ गया, ये जंगल में रह गए, इसलिए वनवासी, ये उनका डिस्कोर्स है। अब वनवासी शाला को फंडिंग क्यों करते हैं? फंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी आदमी की कमजोरी आइडेंटिफाई करो, वीकनेस, वीकनेस क्या है? आर्थिक सक्षमता नहीं होना, यह वीकनेस है। हॉस्पिटल नहीं है, ये लो मेडिसिन, और उनको कब्जे में करना। इसलिए आज वर्ल्ड इंडिजिनियस डे है, आदिवासी दिवस है। आदिवासी दिवस है तो महाराष्ट्र में लगभग 418 आदिवासी छात्रों के वसतिगृह है, हॉस्टल्स है। ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र में, उसके अंदर है। मैंने एक हॉस्टल के इंचार्ज को, प्रोजेक्ट ऑफिसर जो जिले के होते हैं ट्राइबल के, उनको पूछा कि आज 9 अगस्त है, आप क्या कर रहे हो? तो बोले जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आती तब तक हम क्या करें, और आएगा तो कैसे कहेंगे कि आदिवासी दिन मना लो। ये इस तरह की जो नीति अपनाई जाती है, तो इसको मैंने कहा कि वर्तमान संघ परिवार जो काम करता है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करता है कि आज देश के सबसे ज्यादा अगर संघ परिवार में कोई है तो वो ओबीसी है। ओबीसी है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या ओबीसी नेता लोग जिम्मेदार नहीं? क्या ओबीसी संगठन चलाने वाले लोग जिम्मेदार नहीं? क्योंकि अपने लोगों को पकड़ कर रखना ये अपने अपने नेता और समाज की ठेकेदारी करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। वो अपने ओबीसी को क्यों नहीं पकड़ पाते? ओबीसी के जनगणना को लेकर विरोध हुआ और सरकार ने फैसला सुनाया, हम नहीं करेंगे, जाओ किधर जाना है। क्या हुआ? क्या हुआ? वर्तमान पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी समाज से है। 137। एससी एसटी के दोनों मिला के 84 और 47, ये 131 है, और ओबीसी के 137, दोनों मिलके ये 195 होते हैं और 295 होते हैं। एक भी ओबीसी का एमपी उठकर खड़ा नहीं हुआ कि हमारी जनगणना होना चाहिए।
पब्लिक मीटिंग में भाषण देना अलग है और पार्लियामेंट में बात करना अलग है। ये इधर समाज के लोगों के पास जाएंगे तो ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। अरे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो उधर बोलो ना, उधर बोलो ना। 137 है, एक ने भी नहीं आवाज उठाई। लॉजिक क्या है? ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तो 2010 में आरएसएस के 2 नेता भैया जी और दूसरे एमजी वैद्य जो नहीं है अभी, उन्होंने तरुण भारत में 2010 में 2 आर्टिकल लिखे। डेट उसका सबूत मेरे बैग में है। 2010 में तरुण भारत के नागपुर में लिखे, ओबीसी की जनगणना मतलब हिंदू का ध्रुवीकरण है, नहीं होनी चाहिए। 2010 में हिंदू विरोधी षड्यंत्र है ओबीसी की जनगणना। क्यों? क्योंकि आप हिंदू रहो, ओबीसी मत बनने की कोशिश करो। आपकी हिंदू आइडेंटिटी हमारे हिंदुत्व के ढांचे में बैठती है, आपकी ओबीसी आइडेंटिटी हिंदुत्व के ढांचे में नहीं बैठती। इसलिए ओबीसी की नो जनगणना। ये लॉजिक एमजी वैद्य और भैया जी जोशी, इन्होंने 2 आर्टिकल 2010 में नागपुर के तरुण भारत में लिखे, उसमें वेल एक्सप्लेन है। क्या इस बात को ओबीसी नेता लोग समझते? और समझकर क्या ये सच लोगों के सामने रखते हैं? अब नाना पटोले जी है, कई भी है, बावन को है, क्या ये सच को कभी बोलते हैं क्या कि संघ परिवार ये ओबीसी जनगणना का सबसे बड़ा विरोधक है? ये कोई भी पॉलिटिकल नेता स्टेटमेंट करता है क्या? नहीं करता है, एक भी नहीं है। और संघ परिवार के कब्जे में केंद्र सरकार होने के कारण केंद्र सरकार ने एक जूनियर मिनिस्टर राय को आगे किया, कह दिया हम नहीं जनगणना करेंगे। परसों ओबीसी का अधिवेशन हमारे साथी दोस्त ताइवाड़े जी यहाँ के हैं, दिल्ली में हुआ, फडणवीस में उसमें चीफ गेस्ट। जबकि उनकी भूमिका आपको पता है, पता है। अंबेडकर से 2 बातें सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर या अंबेडकरवाद ये रैडिकल क्यों है? यही माध्यम और हथियार क्यों हो सकता है संघ परिवार के खिलाफ लड़ने का? दूसरा कोई भी हथियार नहीं है, कोई भी नहीं है। और कोई भी ना समाज हो सकता है ना आइडियोलॉजी हो सकती है। समाज तो कोई भी आ सकता है। अंबेडकरवादी होना मतलब बौद्ध समाज होना नहीं। मुसलमान भी कोई अंबेडकरवादी हो सकता है, मराठा भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, आदिवासी भी है। अंबेडकरवादी होना इसका मतलब एक कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की आइडियोलॉजिकल भूमिका स्वीकार करके जो नहीं है उनके खिलाफ खड़े होना। और ये भूमिका आपको सोशल लेवल पे, लिटरेरी फील्ड में, इंटेलेक्चुअल फील्ड में और पॉलिटिकल फील्ड में आपको अपनानी होगी, तब ये बात आसान होगी। कभी कभी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, और कीमत चुकानी पड़ेगी तब आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए टू कंक्लूड, टू सम अप, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसको सम अप करना चाहता हूं कि जो संगठन भारतीय संविधान को नहीं मानता, जो संगठन चातुर्वर्ण व्यवस्था को आज भी नैसर्गिक और नेसेसरी व्यवस्था मानता है, जो संगठन देश के सारे समाज सुधारकों और उनके किए हुए काम को अनावश्यक मानता है, जो संगठन जाति को एक आवश्यक चीज मानता है, जो संगठन प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखता, जो संगठन सभी को वोट देने के अधिकार के ऊपर विश्वास नहीं रख सकता, वो देश के हित का संगठन हो नहीं सकता।
इस बात को क्रिस्टल क्लियर रूप में रखने वाले और एक्सेप्ट करने वाले लोगों की और ऐसे संगठनों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना काम हमारा आसान होगा। लेकिन जाते जाते एक इशारा भी देना चाहूँगा। वह इशारा ये है कि 2 दिन पहले मुंबई में मैंने एक ऐसे ही मीटिंग में, नॉन पॉलिटिकल मीटिंग में, लोगों से पूछा कि भाई पिछले 7-8 साल में देश का सत्यानाश हुआ, ये आप मानते हो क्या? तो सभी जोर से बोले हाँ मानते हैं, सत्यानाश हुआ, मानते हैं। पब्लिक सेक्टर बिक चुका, देश के ऊपर कर्जा कितना आया, बेकारी कितनी आ गई, महंगाई कितनी हो गई, कितने लोग बिना वजह जुबेर से लेकर जेल में चले गए, सब बोले मानते हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो बोले केंद्र सरकार जिम्मेदार है, मतलब मोदी जिम्मेदार है। जोर से बोलते हैं सभी लोग, हाँ मोदी जिम्मेदार है। तो मैंने पूछा आप लोगों में से कितने लोगों ने बीजेपी को वोट किया? तो आधे अपने आप कम हो गए, तो जो जोर जोर से बोल रहे थे नहीं हम है, ये इन्होंने सत्यानाश किया। जब मैंने पूछा कि वोट किसने दिया, तो आधा हॉल साइलेंट। तो मैंने कहा निकम हो, तुम भी उसमें शामिल हो ना। और मैंने सीधा आगे जाकर सवाल पूछा जो लोगों के समझ में आए। समझ में आने के लिए मैंने पूछा क्या रामदास आठवले उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो फिर वो और चुप हो गए। अपना आदमी है, और अपना मतलब अपने जाति का है। इस तरह की परिभाषा रखने वाले लोग, रामदास आठवले कैसा जिम्मेदार? तो मैंने फिर आगे कहा अगर मोदी जिम्मेदार है तो मोदी को साथ देने वाले जिम्मेदार नहीं है क्या? नागपुरात आपल्या बीजेपी खराब है लेकिन गडकरी बहुत अच्छा है। क्या ये आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठा है? नहीं बैठा है? अरे बाकी छोड़िए, लोकसभा 2019 5.5-6 लाख बौद्ध है नागपुर पार्लियामेंट के अंदर। क्या निकाले कितने वोट गए बीजेपी को? इंदिरा चौक से बूथ निकाले, बूथ की लिस्ट। मैं भी कैंडिडेट था, मुझे मालूम है। बीएसपी का भी था, वंचित का भी था। तीनों मिलके 50,000 नहीं क्रॉस कर पाए। तो मेरा सीधा सवाल है 5 लाख बौद्ध है तो 5.5-4.5 लाख बौद्ध के वोट कहां गए? कोई कहेगा नाना पटोले को गए। तो फिर चलो नीचे करते पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद क्या आधे नहीं मिलते? बूथ की तो डिटेल अवेलेबल होती है ना। क्या नागपुर में, मैं बाकी समाज छोड़ो, बुद्धिस्ट को सीधा सीधा टारगेट करके पूछता हूं क्या बीजेपी को वोट करने वाले बुद्धिस्ट लोग नागपुर में है या नहीं? और 100 आदमी में 25 तो आपको जरूर मिलेंगे। 25 क्यों? हमारा बौद्ध विहार बनवाया, बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति दिलवाई। क्या ये कहने वाले नागपुर में लोग नहीं है? इसलिए अपना काम बहुत मुश्किल है, अपहिल टास्क है। इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन अपहिल टास्क है। ये टास्क आगे चलाने में कितना समय लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, ये लड़ाई कितने लोगों की आहुति लेगी पता नहीं। आहुति लेना मतलब फिजिकली मर्डर होना जरूरी नहीं है, आपका पॉलिटिकल मर्डर होना भी काफ़ी है। पॉलिटिकल मर्डर होना भी काफ़ी है। आप में से अच्छे नेता पैदा नहीं होने देना, यही काफ़ी है। आप में से अच्छे कार्यकर्ता पैदा नहीं होने देना, यही काफ़ी है। आप में सब चमचे दलाल ये लोग पैदा हो, वो उनके हित की बात है।
चाहे समाज आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, ओबीसी हो, मराठा हो, कोई भी हो। टास्क अपील है, लेकिन टास्क अपील है, मुश्किल है, इसलिए छोड़ना ये भी सच्चे आदमी की निशानी नहीं है। टास्क बहुत ही चैलेंजेबल है, लेकिन चैलेंज के साथ राइज होना ये ताकतवर आदमी की आइडेंटिफिकेशन है। एक अंबेडकर खड़ा हो पाया है, एक अंबेडकर खड़ा हो पाया है, एक फुले खड़ा हो पाया है। आपको उसी कमिटमेंट वाले, उतनी ताकत के साथ लड़ने वाले लोगों की आबादी बढ़ाना, यही एक सॉल्यूशन है। नहीं तो सिंबोलिज्म के लड़ाई से कोई बदलाव नहीं होता। सिंबोलिज्म की लड़ाई लड़कर समाधान मिल सकता है, लेकिन रियल रिजल्ट नहीं आ सकता। रियल रिजल्ट आने के लिए अंतिम लड़ाई करनी पड़ती है। उसकी अगर तैयारी करने की कोशिश हमारे साथी कर रहे होंगे तो आपको शुभेच्छा है, और उसी शुभेच्छा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपके निमंत्रण के लिए शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।